Students, last class we have discussed about moment of inertia. We have discussed how to calculate moment of inertia for different bodies and how to use parallel axis theorem, perpendicular axis theorem and all that things. आज हम लोग उसके ऊपर कुछ एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. तो ऐसा एक सिस्टम दिया गया है बच्चों, देखो कि ऐसा एक फ्रेम है, 7 रॉड का एक फ्रेम है. 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऐसे 7 रॉड का एक फ्रेम है जो कि वर्टिकली प्लेस्ड है ग्राउंड के ऊपर. अगर सपोज मान लो ये फ्रेम गिरता है, गिरने के बाद उसका नया पोजीशन कैसे होगा? ऐसे होगा. ऐसे होगा. ठीक है, तो पूछा है कि अगर ये फ्रेम जब गिरेगा उस टाइम पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा. गिवन दिया गया है, सारे रोड आइडेंटिकल है एंड सारे का मास m एंड लेंथ l है. तो ये सिस्टम कैसे मूव करेगा? ये जो रोड है ये होगा उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हो जाएगा उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हो जाएगा उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये ऐसे घूमेगा. ठीक है बच्चों, तो अभी इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा पूछा है. तो हम लोगों को पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ऐसे कोई भी सिस्टम दिया गया है तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? सारे जो रोड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, फिर सारे को ऐड कर देंगे. देखो ये हो गया हम लोगों का रोड 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? आई एन, समेशन ऑफ आई एन, एन इक्वल्स टू 1 to 7. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं. तो कितना होगा? आई इक्वल्स टू I1, I2, I3, I4, I5 सारे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, क्योंकि देखो सारे रोड ये सेम एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं सारे रोड. तो उसके लिए मोमेंट ऑफ सारे रोड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा. तो ऐसे लिख सकते हैं I इक्वल्स टू 5 I1, ऐसे लिख सकते हैं. I2, I3, I4, I5 सारे का सेम होगा, तो सारे की जगह पे मैं I1 लिख लिया. तो 5 I1 प्लस I6 प्लस I7 ऐसे लिख सकते हैं. देखो बच्चों, I7 के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले देख लेते हैं. I7 देखो जिस एक्सिस में लाई कर रहा है उसी एक्सिस के अबाउट में ही रोटेट हो रहा है वो रोड. तो I7 हो जाएगा हम लोगों का 0, पढ़े थे लास्ट क्लास में. दैट इम्प्लाइज I इक्वल्स टू 5 I1 प्लस I6. ठीक है, तो I1 का कितना होगा? देखो I1 कितना निकलेगा? I1 कैसे रोटेट कर रहा है? देखो ये जो रोड है ये रोड हो गया, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है. तो रोड इस एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रहा है ऐसे. ठीक है, तो ऐसे सिस्टम के लिए हम लोग को पता था I इक्वल्स टू क्या होता था? ml² डिवाइडेड बाई 3. लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम डाल के निकाले थे. तो इसके लिए I1 हो गया हम लोगों का ml²/3. और अभी देखते हैं I6 के लिए. I6 के लिए कैसा होगा? देखो सिस्टम कैसा है, ये हो गया रोड अपना और ये हो गया उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो ये जो एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है, इसके बीच में दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? I1 का लेंथ जितना होगा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस उतना ही होगा. तो I1 का लेंथ L है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी L होगा. तो ऐसे सिस्टम के लिए I कितना होता था हम लोगों का? I इक्वल्स टू mx², x यहाँ पे कितना है? L, ml². ये हो गया अपना I6. तो अभी I कितना आएगा बच्चों? I इक्वल्स टू 5 I1 की जगह पे I1 का वैल्यू पुट कर लो, ml²/3 प्लस I6 के जगह पे उसका वैल्यू पुट कर लो ml². तो इम्प्लाइज I कितना आया हम लोगों का? 8 ml²/3. ये हो गया हम लोगों का आंसर. ठीक है, ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन. अभी बच्चों आप लोग पॉज करके नोट कर लेना.
फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, ऐसा दिया गया है, एक डिस्क दिया गया है, ऐसे टाइप का एक डिस्क है, जिसमें से और एक छोटा सा डिस्क काट के निकाल दिया गया है। ये छोटा सा डिस्क काट के निकाल दिया गया है और इसका जो बड़ा डिस्क का रेडियस है छोटा डिस्क का डायमीटर होगा। तो रेडियस सपोज दिया है बड़ा डिस्क का r इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर्स दिया गया है और जो बचा कुचा पार्ट है, ये जो बचा हुआ पार्ट है उसका मास हम लोगों के पास गिवन है m इक्वल्स टू 7.2 kg सपोज। ठीक है बच्चों, देखो अभी कैसे करेंगे इसको। ये होलो पार्ट है और ये एक्सिस के अबाउट में डिस्क रोटेट हो रहा है, ये गिवन है। तो इसके लिए आई पूछा है हम लोग, आई कितना होगा पूछा है। तो थोड़ा आइडिया लगाओ बच्चों कैसे करना है इसको। देखो पहले वाले सिस्टम में हम लोग क्या करते थे, सारे जो जितना भी सिस्टम है सारे इंडिविजुअल जो बॉडी है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड करते थे। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बड़ा डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग से निकालेंगे, छोटा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग से निकालेंगे। बड़े डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से छोटे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर देंगे, वही हो जाएगा हम लोगों का आई। तो आई कितना होगा, इसको बॉडी 1 मान लो, इसको बॉडी 2 मान लो। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू I1 माइनस I2। ठीक है, तो I1 हम लोगों का कितना होगा बच्चों, I1 होगा M1 जो बॉडी 1 है उसका मास। बॉडी 1 मतलब पूरा जो बड़ा डिस्क है इंक्लूडिंग दिस डिस्क। ठीक है, तो इसको मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको कैसे कर सकेंगे बच्चों, ऐसा कर सकेंगे हम लोग, ये हो गया हम लोगों का बड़ा डिस्क जिसका कि रेडियस r है और ये हो गया माइनस उससे छोटा डिस्क को माइनस करना है, ये हो गया हम लोगों का छोटा डिस्क जिसका रेडियस है r/2। ठीक है बच्चों, ये बड़ा डिस्क है, छोटा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस करना है। जो दोनों ओमेगा से घूम रहा है, ये डिस्क ये एक्सिस के अबाउट में घूम रहा है और ये डिस्क ये जो एक्सिस के अबाउट में घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है बच्चों, ये गिवन है हम लोगों के पास। तो I1 कितना होगा, देखो I1 के लिए, इसके लिए कितना होगा M1, ये सपोज R1, ये R2 लिख लो बच्चों, ये R2, M1 R1 स्क्वायर बाई 2 हम लोग को पता है। यहाँ पे R1 कितना है, R जो रेडियस इसका होगा बड़ा डिस्क का रेडियस वही होगा, तो R1 कितना होगा हम लोग को 20 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिखे 0.2 मीटर लिख सकते हैं बच्चों। तो अभी वैल्यू पुट करो, वैल्यू R1 वैल्यू भी अभी पुट नहीं करते बच्चों, तो थोड़ा रुक जाते यहाँ पे। R1 हम लोगों को पता है, अभी M1 जो ये जो डिस्क अगर काट के नहीं निकाला होगा तो मास कितना होगा वो हम लोगों को पता नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, M1 फाइंड करना पड़ेगा। पहले देख लेते हैं I2 कितना होगा, M1 और M2 कैलकुलेट करेंगे बाद में। पहले देखते हैं I2 कितना होगा। I2 कितना होगा बच्चों, देखो I2 हो जाएगा हम लोगों का M2 पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये एक्सिस के अबाउट में जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस mr स्क्वायर पता है हम लोग को। तो यहाँ पे r कितना है R2, तो m कितना है M2, तो कितना होगा M2 R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस M2 R2 स्क्वायर। तो दैट इम्प्लाइज I2 हम लोगों का कितना आया बच्चों, 3/2 M2 R2 का स्क्वायर, ये हो गया हम लोगों का I2। तो अभी M1 और M2 हम लोगों को निकालना पड़ेगा। M1 कितना होगा बच्चों, M1 इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा इंटू A1। ठीक है, A1 कौन सा डिस्क का एरिया, ये टोटल डिस्क का एरिया। सिमिलरली M2 कितना होगा, सिग्मा इंटू A2 कौन किसका एरिया, ये जो छोटा डिस्क का एरिया।
अभी हम लोग को सिग्मा पता नहीं है, सिग्मा पता करना पड़ेगा। सिग्मा के लिए क्या है, हम लोग के पास ये मास पता है, जो इसको काट के निकालने के बाद मास कितना बचा हुआ है 7.2 kg। तो 7.2 kg, तो हम लोग के पास m गिवन है। m को कैसे लिख सकते हैं, m को ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ये जो सिस्टम का एरिया, ये सिस्टम का एरिया कितना होगा पाई इंटू r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। तो m हो गया, m कितना गिवन है हम लोगों के पास 7.2 kg इक्वल्स टू सिग्मा इंटू पाई। सिग्मा यहाँ पे क्या है पता है ना बच्चों, सिग्मा है हम लोगों का सरफेस मास डेंसिटी। पाई, तो देखते हैं सिग्मा पाई इंटू r1 का स्क्वायर कितना होगा, r1 कितना है हम लोग के पास, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, r1 है 0.2 मीटर, r2 कितना हो जाएगा r1/2, तो 0.1 मीटर r2। ठीक है, तो लिखते 0.2 का स्क्वायर हो गया हम लोग का 0.04 माइनस 0.01 r2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग के पास आया सिग्मा इक्वल्स टू कितना आया 7.2 डिवाइडेड बाई 0.03 पाई, यह आ गया हम लोगों का सिग्मा। अभी देखते हैं m1 और m2 कितना आता है। m1 कितना होगा बच्चों, m1 पता है हम लोगों को सिग्मा इंटू a1, सिग्मा का वैल्यू पुट कर लो, सिग्मा का वैल्यू कितना है 7.2 डिवाइडेड बाय 0.03 पाई इंटू एरिया कितना होगा पाई r1 स्क्वायर, पाई r1 का वैल्यू कितना है 0.2, उसका स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का 0.04। तो कितना आएगा m1 का वैल्यू बच्चों, m1 हो जाएगा हम लोग का 7.2 इंटू 4/3, और इसको लिख सकते हैं m1 इक्वल्स टू ये 3, ये हो जाएगा 2.4 इंटू 4 दैट इज 9.6 kg, ये हो गया m1। अभी m2 के लिए क्या करेगा बच्चों, m2 इक्वल्स टू m माइनस m1, यही है ना m2, तो m2 आ जाएगा हम लोगों का, m कितना है, सॉरी m1 माइनस m होगा बच्चों, m1 कितना है 9.6, m1 कौन सा डिस्क का है, अगर इसको काट के नहीं निकाला गया है उसका मास की बात कर रहा हूं, इसको काट के निकालने से पहले मास होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं m1। फिर m क्या है, इसको काट के निकालने के बाद जो मास बचा है, तो ऐसे लिख सकते हैं m2 इक्वल्स टू m1 माइनस m, तो m1 का वैल्यू 9.6 और m है 7.2, दैट इज m2 हो गया हम लोगों का 2.4। ठीक है बच्चों, m2 आ गया, m1 m2 r1 r2 सारी चीज हम लोग को पता है। अभी i1 और i2 हम लोग फाइंड करेंगे। i1 इक्वल्स टू कितना है m1 r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, m1 कितना है 9.6 इंटू r1 है 0.2, उसका स्क्वायर हो गया 0.04 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 0.02। तो I1 कितना आएगा बच्चों हम लोगों का, I1 आएगा हम लोगों का, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 0.192, ठीक है, kg मीटर स्क्वायर। फिर हम लोगों का I2 कितना आएगा 3/2 m2 r2 का स्क्वायर, 3m2 कितना है हम लोग का, यहाँ पे m2 का वैल्यू आ गया 2.4, 3/2 इंटू 2.4 इंटू r2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.01, इसका आ गया हम लोगों का 1.2 इंटू 3.6, तो इसका आ जाएगा I2 कितना आएगा, I2 आएगा हम लोग का 0.036,
I1 और I2 आ गया। अभी क्या करेंगे बच्चों, I निकालेंगे। I का पता है हम लोगों को, I इक्वल्स टू I1 माइनस I2। तो I1 कितना आया, 0.192 माइनस 0.036। तो I कितना आया हम लोग का, I इक्वल्स टू 0.156 kg मीटर स्क्वायर। ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसको पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, तो अभी देखते हैं, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। देखो बच्चों, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। पहले वाले केस में हम लोग क्या करते थे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करते थे अगर कंपाउंड सिस्टम दिया गया है। अगर कैविटी वाला या फिर बोलो कि काट के जो निकाला गया है उस टाइप का, कोई एक शेप से दूसरा शेप काट के निकाला गया है, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पूछा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, जो बड़ा बॉडी होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, फिर छोटा बॉडी होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, फिर बड़ा बॉडी से छोटा बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर देना है। अभी देखते हैं एनर्जी एसोसिएटेड विथ रिजिड बॉडी। कितना टाइप का एनर्जी होता है बच्चों, दो टाइप का होता है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी होता है। पहले देख लेते हैं रिजिड बॉडी कैसा होता है। ऐसा एक रैंडम रिजिड बॉडी मान लो, ये एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल को मिला के बनता है। तो ये ऐसे बहुत सारे पार्टिकल को मिला के बना है ये एक बॉडी। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल को, ये सारे बॉक्स जो है वो एक एक पार्टिकल मान लो। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल को मिला के बना है रिजिड बॉडी। तो ये 1 2 3 4 ऐसे मान लो, ये जितना भी बॉक्स है वो एक एक पार्टिकल मान लो। तो सारे बॉक्स का कुछ, जो सारे पार्टिकल का कुछ कुछ मास होगा और कुछ कुछ पर्टिकुलर पोजीशन होगा। तो पहले देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या पता है हम लोगों को, नेट पोटेंशियल यू नेट, नेट पोटेंशियल इक्वल्स टू समेशन ऑफ यू आई, मतलब 1 2 3 u1 प्लस u2 प्लस u3 सारी चीज का पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यू आई को ऐसे लिख सकते हैं u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसको फिर एब्रीवेट करें तो क्या होगा, m1g h1 प्लस m2g h2 सिमिलरली एंड सो ऑन। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग u नेट कितना आएगा, m1h1 प्लस m2h2 प्लस एंड सो ऑन। g कॉमन लेके फिर एक मास यहाँ पे डिवाइड किए, यहाँ पे टोटल मास, ये m है टोटल मास ऑफ दिस बॉडी, डिवाइड किए फिर मल्टीप्लाई किए। तो यहाँ पे आ गया, देखो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट, इसको हम लोग h सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो इसको लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो u नेट कितना होगा, m टोटल मास ऑफ द बॉडी इंटू g इंटू h सेंटर ऑफ मास। ये हो गया मोमेंट, ये सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहा हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए रोटेटिंग बॉडी। ठीक है, तो फिर देखते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी, सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी भी ऐसे लिख सकते हैं के ई नेट इक्वल्स टू समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल्स टू ke1 प्लस ke2 एंड सो ऑन। तो काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिखते हैं हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन।
देखो V1 को ऐसे लिखते हैं आर ओमेगा लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है V इक्वल्स टू आर ओमेगा। V1 की जगह पे ओमेगा, देखो सारे पार्टिकल के लिए एंगुलर वेलोसिटी सेम ही होगा, तो ओमेगा सारे पार्टिकल के लिए सेम होगा, तो हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं हाफ इंटू एम इंटू m1 इंटू r1 ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m2 इंटू r2 ओमेगा का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसको ऐसे लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी नेट इक्वल्स टू हाफ ओमेगा स्क्वायर, अगर बाहर निकाल दे तो यहाँ पे हो गया हम लोगों का m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। देखो ये किसकी तरह दिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी नेट इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ये होता है हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो लिख सकते हैं हम लोग ऐसे नेट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से बहुत बार न्यूमेरिकल पूछ चुका है बच्चों एग्जाम्स में, तो इसको पॉज करके नोट कर लेना, फिर देखते हैं न्यूमेरिकल इसके ऊपर कैसे आता है। ठीक है बच्चों, तो अभी एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो ऐसा एक सिस्टम दिया, पहले वाले क्वेश्चन का ही न्यूमेरिकल बना देते हैं। जो पहले किए थे क्वेश्चन, ऐसा एक सिस्टम था हम लोगों का 7 रोड वाला सिस्टम, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 रोड वाला सिस्टम था हम लोगों का। वो सिस्टम क्या हो रहा था, गिर रहा था नीचे, तो उसका नया पोजीशन ऐसे था हम लोगों का। ठीक है, ये ऐसे रोटेट हो रहा था इस डायरेक्शन में। तो पूछा है कि उसका वेलोसिटी जस्ट बिफोर लैंडिंग ऑन ग्राउंड, वेलोसिटी कितना होगा, v फाइनल कितना है पूछा है। तो इसके लिए कैसा करना पड़ेगा बच्चों, देखो हम लोगों को पता है एनर्जी कंजर्व होता है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियली वो रेस्ट में था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम लोगों का 0 हो जाएगा। फाइनली वो देखो फाइनल पोजीशन में हम लोगों का पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, क्योंकि वो ग्राउंड को रीच कर जाएगा जस्ट बिफोर फॉलिंग। तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, तो उस टाइम में पोटेंशियल एनर्जी हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को पता है क्या है, हम लोग अभी देखे पोटेंशियल एनर्जी का दैट इंप्लाइज, यहां पे लिखता हूं बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा mgh/c सेंटर ऑफ मास। देखो ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, यहाँ पे बीच में, क्योंकि यूनिफॉर्म सिस्टम है तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में लाई करेगा। तो बीच में मतलब ये हो जाएगा, हाइट कितना हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का L/2, ठीक है L/2 हाइट हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे बाद में, अभी देख लेते हैं। फिर काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, खाली घूम रहा है ये, कुछ मूव नहीं कर रहा है, वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी कुछ नहीं है, खाली एंगुलर वेलोसिटी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, फाइनल पोजीशन में खाली घूम रहा है तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर mg इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया L/2। m कितना होगा, सॉरी m हो जाएगा हम लोगों का, ये कैपिटल M दिया हुआ है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो कितना दिया था ये m
सारे का मास स्मॉल m एंड लेंथ स्मॉल l, तो इसको लिखते हैं 7m इंटू जी इंटू l/2 इक्वल्स टू हाफ इंटू आई कितना आया था हम लोगों का बच्चों इसमें 8ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं v/r का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे r कितना होगा देखो बच्चों, r देखो ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो सर्कल होगा, वो उसका रेडियस कितना होगा l होगा, तो r के जगह पे हम लोग l लिख सकते हैं। तो वैल्यू पुट कर रहा हूं बच्चों, 7mgl/2 इक्वल्स टू, इसको अंदर ले जाते हैं, हो जाएगा 8ml²/6 इंटू v²/l², l² गॉट कैंसल्ड, तो हो जाएगा हम लोग का v² इक्वल्स टू l² कैंसिल हो गया, ये 2 ये 3 हो गया, तो आ जाएगा हम लोगों का v² इक्वल्स टू, ये ऊपर जाएगा 21, 3 इंटू 7 21, m कट जाएगा, 21 gl डिवाइडेड बाई 8 v², तो v कितना हो जाएगा, v इक्वल्स टू √ओवर ऑफ 21 gl डिवाइडेड बाई 8। ये हो गया हम लोगों का वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, ऐसे करना है, इसको पॉज करके नोट कर लेना, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी देखते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा एक सिस्टम दिया गया है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसा एक सिस्टम दिया गया है, ऐसा एक फ्रिक्शनलेस सरफेस, स्टेबल सरफेस है जिसमें एक पुली कनेक्टेड है डिस्क शेप्ड का, जिसका पुली का मास mp है एंड रेडियस है r सपोज। इसके थ्रू एक ब्लॉक है m1 ब्लॉक, वो कनेक्टेड है दूसरे एक ब्लॉक से m2 जिसका मास है, और बोला गया है ये जो स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है वो स्ट्रिंग का स्ट्रिंग मासलेस है। तो पूछा क्या गया है बच्चों, देखो यहाँ पे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ this pulley, linear velocity of this pulley when the block moved a height h। तो क्या पूछा गया, जब ये मूव करेगा यहाँ पे पहुंचेगा ये ब्लॉक m2, ये हाइट h हो गया, इस पॉइंट में इसका वेलोसिटी कितना होगा, यहाँ पे v कितना होगा वो पूछा है। ठीक है, इस पॉइंट में, तो उसके लिए पुली का वेलोसिटी जितना होगा बच्चों, देखो यहाँ पे पुली का वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी जितना होगा, ये ब्लॉक का, नीचे वाला ब्लॉक का भी लीनियर वेलोसिटी उतना ही होगा। तो देखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन डाल के यहाँ पे, तो क्या होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इनिशियली ब्लॉक को होल्ड करके रखा गया था, फिर रिलीज किया गया, ऐसा एज्यूम करेंगे बच्चों। तो ब्लॉक इनिशियली मूव नहीं कर रहा था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। फाइनल पोजीशन में हम लोग मान के चलेंगे जितना भी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी था यहाँ तक रिलीज हो गया, तो यहाँ पे फाइनली पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, जो भी होगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा। तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। That implies इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, m2g इंटू h,
इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बच्चों फाइनल पोजीशन में, देखो ये ब्लॉक भी मूव कर रहा होगा ऐसे v वेलोसिटी से, सपोज ये भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये रोटेट कर रहा होगा कितने से, मान लो कि ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो इसको लिख सकेंगे हम लोग mgh इक्वल्स टू हाफ m1v² प्लस हाफ m2v² प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अभी देखते हैं वैल्यू पुट करेंगे i और ओमेगा का, तो ये हो गया हम लोगों का m2gh इक्वल्स टू हाफ बाहर निकाल दो, अंदर हो गया हम लोगों का m1 प्लस m2 इंटू v², ऐसे लिख सकेंगे, प्लस i कितना होगा, देखो डिस्क के लिए, डिस्क कैसे रोटेट कर रहा है, ये जो डिस्क है देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ बच्चों, ये डिस्क ऐसे रोटेट कर रहा है, तो मतलब ये जो एक्सिस है उसके अबाउट में रोटेट कर रहा है, और उसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करो तो ये एक्सिस के अबाउट में डिस्क रोटेट कर रहा है। तो इस सिस्टम के लिए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसमें हम लोगों को पता है mr²/2, mr², यहाँ पे m कितना है mp, r कितना है r है r²/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं v²/r², ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, r² गोट कैंसल, यहाँ पे हो गया हम लोगों का m2gh इक्वल्स टू हाफ इंटू v², सारे से कॉमन ले लो तो हो गया m1 प्लस m2 प्लस mp/2 इंटू v², दैट इंप्लाइज ये इसको लिख सकते हैं v² इक्वल्स टू 2m2gh डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस mp/2, दैट इंप्लाइज v कितना होगा हम लोग का फाइनल h पोजीशन में, इसका रूट 2m2gh डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस mp/2 का रूट 1/2 टू द पावर 1/2, ये हो गया हम लोगों का फाइनल वेलोसिटी। ऐसे करना बच्चों, इसको पॉज करके नोट कर लेना। अभी देखते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, ये इसको नोट कर लेना बच्चों। देखो एनर्जी से ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा हम लोगों को जिसमें कि मैक्सिमम टाइम एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर ही एनर्जी से क्वेश्चन बनेगा रिजिड बॉडी डायनामिक्स में। तो देखते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। देखो कोई भी बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे होगा, देखो मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मान लो कि ये एक बॉडी है जो कि एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज मान लो कि आई है, तो ये बॉडी का एंड ये बॉडी का मास m है। तो एक ऐसा पॉइंट हम लोग ये एक्सिस से कोई एक डिस्टेंस में एक ऐसा पॉइंट हम लोग चूज करेंगे जहाँ पे कि ये बॉडी का टोटल मास हम लोग कंसिडर कर पाएंगे। सपोज मान लो कि ये डिस्टेंस है k, such that the moment of inertia will remain unchanged, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। यहाँ पे जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा था तो हम लोग कोई एक डिस्टेंस k पे बॉडी का मास अगर कंसिडर कर दिए तो यहाँ पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों का कितना आएगा i। तो इस सिस्टम के लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिख सकते हैं, i इक्वल्स टू m इंटू k स्क्वायर, दैट इंप्लाइज k रेडियस ऑफ गायरेशन, k को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा हम लोगों का i/m का रूट, ये हो गया हम लोगों का रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है बच्चों, तो अभी देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कि सपोज मान लो कि ऐसा एक डिस्क दिया गया है
जिसका रेडियस है सपोज r इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, और ये जो एक्सिस सेंटर मास दे के पास कर रहा है, ये एक्सिस के अबाउट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ सपोज आ रहा है, ठीक है। तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा पूछा है, यहाँ पे k कितना होगा पूछा है, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए क्या, मास दिया गया है m, दिया गया है रेडियस r, मास m सपोज दिया गया है, मान लो मास भी कुछ ले लेते हैं, मास m इक्वल्स टू 2 kg सपोज दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो अभी इसका रेडियस ऑफ गायरेशन कितना आएगा देखते हैं। हम लोग को पता है k इक्वल्स टू कितना है, I बाई m का रूट, तो k I कितना आएगा हम लोग को बच्चों, I इक्वल्स टू यहाँ पे को क्या होता है m r स्क्वायर बाई 4, यहाँ पे मास का वैल्यू डालने की कोई जरूरत नहीं है, r कितना है 0.2 मीटर, तो हो जाएगा m इंटू 0.04 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 0.04 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो आई आ गया हम लोगों का, इतना आ गया, तो अभी डालते हैं वैल्यू पुट करते हैं आई का, यहाँ पे आई आ गया m इंटू 0.04 डिवाइडेड बाई 4m का रूट, mm कट गया, k कितना आएगा, k इक्वल्स टू 0.2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0.1 मीटर, और लिख सकते हैं k इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है बच्चों। ये हो गया हम लोगों का आंसर। अभी पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में। अभी देखते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आगे सारे चीज में हम लोगों को हेल्प करेगा। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स, ये सारी चीज कैलकुलेट करने में हम लोगों को हेल्प करेगा। तो हेडिंग द बच्चों एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी। हम लोगों का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, तो उसके हिसाब से अगर एंगुलर वेलोसिटी को अगर स्टडी करेंगे तो वो 3 टाइप का होगा। फर्स्ट होगा एंगुलर वेलोसिटी फॉर ए particle about fixed point, फिर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इन प्योर रोटेशनल, फिर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, ठीक है। तो ये 3 सेगमेंट में डिवाइड करके हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को स्टडी करेंगे। तो पहले देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक पॉइंट है O, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, कोई एक पार्टिकल P है, वो v वेलोसिटी में लीनियरली मूव कर रहा है, पार्टिकल P v वेलोसिटी में मूव कर रहा है लीनियरली। वो अगर ये पार्टिकल को ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, पहले इन दोनों के बीच में सपोज मान लो ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है r था, कुछ टाइम के बाद ये पार्टिकल यहाँ पे चला गया होगा, सपोज मान लो ये पॉइंट Q है, तो ये डिस्टेंस बन गया हम लोगों का, मान लो कि r डैश है, और ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में, r और r डैश के बीच में एंगल है d थीटा। अगर इसको गौर से देखो बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो r का वैल्यू भी चेंज होता है, और जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से देखो तो ऑब्जर्वर का क्या होता है, ऑब्जर्वर और पार्टिकल का डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे r था, यहाँ पे r डैश हो गया,
और क्या हो रहा है, दूसरा ऑब्जर्वर कुछ एंगल में टर्न भी कर रहा है। तो इसको लिखेंगे दो, जो वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है, आर का चेंज में, ठीक है। सेकेंड रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन एंगल। तो इसको देखो, ये ऑब्जर्वर अगर ये जो पार्टिकल जो वेलोसिटी v में मूव कर रहा है उसको अगर देखना चाहे तो उसको अपना सर घुमाना पड़ेगा, तो कुछ एंगल से टर्न होना पड़ेगा, वही एंगल d थीटा है। तो वेलोसिटी का दो कंपोनेंट हो गया। इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करें तो बच्चों देखो, वेलोसिटी का दो कंपोनेंट हो गया, एक हो जाएगा v पैरेलल, इसको थोड़ा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया हम लोगों का v, ये हो गया हम लोगों का o, ठीक है। वेलोसिटी का दो ये होगा दो कंपोनेंट, ये हो गया हम लोगों का v का दो कंपोनेंट होगा, एक जो कि रेस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, उसको बोलेंगे हम लोग v पैरेलल। और एक होगा जो कि एंगल, जो ये एंगल में घूम रहा है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, उसको बोलेंगे v परपेंडिकुलर, ठीक है। तो v पैरेलल और v परपेंडिकुलर, इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं। v पैरेलल क्या होता है, ये हो गया हम लोगों का ऑब्जर्वर, ये हो गया हम लोगों का r, ठीक है। तो v पैरेलल को हम लोग कैसे लिख पाएंगे, v पैरेलल ये होता है हम लोगों का v cos थीटा। देखो ये जो पैरेलल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, चेंज इन डिस्टेंस के लिए। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v पैरेलल इक्वल्स टू dr बाई dt, ये हो गया हम लोगों का v पैरेलल। फिर देखते हैं v परपेंडिकुलर को, v परपेंडिकुलर, v परपेंडिकुलर देखो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, चेंज इन एंगल के लिए। इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखो, ये अगर एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा v पैरेलल हो जाएगा v cos थीटा, और v परपेंडिकुलर हो जाएगा v sin थीटा, ठीक है। और इसको लिख सकेंगे हम लोग v परपेंडिकुलर को, v परपेंडिकुलर क्या होगा, ओमेगा इंटू r, ओमेगा इंटू आर। और ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई r। ये फॉर्मूला बहुत ही जगह यूज आएगा बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से नोट कर लेना, समझ में आया ना, तो एक न्यूमेरिकल कर देते हैं इसके ऊपर, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है, एक ऑब्जर्वर है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जर्वर है और एक यहाँ पे कार है, ठीक है। ये कार मूव कर रहा है 90 kmph में, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी है, लीनियरली मूव कर रहा है 90 kmph में, और ये ऑब्जर्वर यहाँ पे O है, ये ऑब्जर्व कर रहा है उस कार को, ठीक है। और दिया गया है ये जो डिस्टेंस है इनिशियली ऑब्जर्वर और कार के बीच में, ये है 40 मीटर, और जो ऑब्जर्वर का रोड से जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस हो गया आप लोगों का दिया गया है 20 मीटर सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि 4 सेकेंड, आफ्टर 4 सेकेंड, क्या क्या चीज पूछा है, फर्स्ट बिट पूछा है, आफ्टर 4 सेकेंड न्यू डिस्टेंस क्या होगा, आर डैश कितना होगा पूछा है आफ्टर 4 सेकेंड। फिर पूछा है एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा कितना होगा पूछा है। फिर थर्ड बिट में क्या पूछा है, थर्ड बिट में पूछा है मान लो कि इसका जो एंगल, नेट चेंज इन एंगल डी थीटा कितना होगा पूछा है, ठीक है। तो तीनों चीज, न्यू डिस्टेंस कितना होगा, फिर एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, और चेंज इन एंगल, अगर उसको देखना चाहे 4 सेकेंड के बाद तो वो जो ऑब्जर्वर को कितना एंगल से घूमना पड़ेगा उसके बारे में पूछा है। तो पहले देखते हैं 1 बाय 1। आर फर्स्ट बिट, आर डैश इक्वल्स टू क्या होता है,
आर प्लस डी आर। तो पहले आर तो हम लोगों को पता है, आर कितना दिया गया है, आर दिया गया है 40 मीटर। फिर डी आर हम लोगों को निकालना है। डी आर हम लोगों को पता है डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू हम लोगों का होता है वी पैरेलल। दैट इम्प्लाइज डी आर इक्वल्स टू वी पैरेलल इंटू डी टी। ये हो गया। फिर हम लोगों को पता है वी पैरेलल कितना होता है, वी पैरेलल इक्वल्स टू वी कोस थीटा। ठीक है, वी कोस थीटा। यहाँ पे थीटा कितना है निकालना पड़ेगा बच्चों। थीटा देखो ये एंगल हो जाएगा थीटा। ठीक है, ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं थीटा निकाल देता हूँ, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 20/40 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2, दैट इज थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, थीटा हम लोगों का आ गया 30 डिग्री। फिर अभी हम लोग वी पैरेलल यहाँ से निकाल सकते हैं। वी पैरेलल कितना हो जाएगा, वी पैरेलल इक्वल्स टू हम लोगों का वी कोस थीटा। वी कितना दिया गया है 90 मीटर, 90 किलोमीटर पर आवर। तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 90 इंटू 5/18 इंटू कोस थीटा। दैट इम्प्लाइज वी पैरेलल इक्वल्स टू 90 ये हो गया 5 इंटू 5 25 इंटू √3/2। ठीक है, तो 25 √3/2 आ गया वी पैरेलल हम लोगों का। अभी डी आर कितना आएगा, वी पैरेलल इंटू डी टी। डी टी कितना है 4 है, 4 सेकेंड के बाद। तो इसको हम लोग करेंगे 25 √3/2 इंटू 4 इक्वल्स टू 250 √3। और हम लोगों का डी आर आ जाएगा 50 √3 मतलब 50 इंटू 1, मतलब ये आ जाएगा लगभग आप लोगों का 86, लगभग नियरली 86 मीटर डी आर। तो हम लोगों का अभी डी आर आ गया। आर हम लोगों को पता है, तो आर डैश कितना होगा, नया डिस्टेंस यहाँ पे लिखता हूँ, आर डैश इक्वल्स टू 40 प्लस 86 नियरली इक्वल्स टू आर डैश इक्वल्स टू प्लस आर डैश इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोग का 126 मीटर। ये नया डिस्टेंस हो गया हम लोगों का। ठीक है बच्चों, सेकेंड बिट क्या पूछा है, ओमेगा पूछा है। ओमेगा इक्वल्स टू हम लोग पढ़े थे अभी, ओमेगा इक्वल्स टू वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आर। ओमेगा इक्वल्स टू वी परपेंडिकुलर हो जाएगा वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर। साइन थीटा यहाँ पे थीटा कितना है 30 डिग्री, साइन 30 हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा वी है हम लोगों का 25 मीटर पर सेकेंड। 25/2 डिवाइडेड बाय आर कितना है हम लोगों का 40 मीटर। दैट इम्प्लाइज ओमेगा हो गया हम लोगों का 25/80 रेडियन पर सेकेंड। ये हो गया हम लोगों का ओमेगा मिल गया। अभी क्या पूछा है थर्ड बिट, डी थीटा। डी थीटा तो हम लोगों को पता है ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी। दैट इम्प्लाइज डी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा डी टी। दैट इम्प्लाइज डी थीटा कितना हो जाएगा, डी थीटा ओमेगा आ गया हम लोगों का 25/80 इंटू 4। ये हो गया हम लोगों का डी थीटा कितना आ जाएगा हम लोगों का, डी थीटा इक्वल्स टू 5/4 रेडियन, और इसको भी लिख सकते हैं 1.25 रेडियन। ठीक है, इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना चाहे तो 180/π से मल्टीप्लाई कर देना। डी थीटा इक्वल्स टू 1.25 इंटू 180/π। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का डिग्रीज में आंसर। जो मतलब अगर रेडियन में दिया होगा तो रेडियन में करना, डिग्री में दिया होगा तो डिग्री में निकालना। ऐसे सॉल्व करना है बच्चों क्वेश्चन।
ये हो गया आप लोगों का एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट फॉर ए पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो बाकी आज के लिए यहीं पे रोकते हैं। आगे हम लोग प्योर रोटेशनल के लिए एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन के लिए एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, और उसको रिलेट करके एंगुलर मोमेंटम के बारे में, एंगुलर इंपल्स के बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर आएगा हम लोग का टॉर्क, फिर पढ़ेंगे हम लोग रोलिंग के बारे में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।